ओके गाइस, आज हम लोग समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका क्लास 9th में चैप्टर 9 है। ओके, सो द चैप्टर इज़ समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, धीमे धीमे करके एक एक चीज़ें समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये दो चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो पहले मैं ये आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि अगर दो समांतर चतुर्भुज किसे कहा गया, दो रेखाएं हों जो आपस में समांतर हों और बराबर हो, इनसे जो एक रेखा जाएगी ये इसके ये और ये समांतर हो। अगर ऐसा कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अगर हम कहें तो एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास ABCD है, तो हम कहेंगे कि AB समांतर है किसके, CD के। और क्या बोलोगे, और बोलोगे BC समांतर है किसके, AD के। एक तो ये चीज़ हो गया, और साथ ही साथ आप ये भी बोलोगे कि AB बराबर भी होना चाहिए, मतलब साइड की बराबर भी होना चाहिए CD के, और साथ ही साथ BC बराबर होना चाहिए AD के। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज होने में। इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब अगर समांतर चतुर्भुज समांतर है तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसको आप ऐसे मानो, तो आप इसको एक तिर्यक रेखा मान सकते हो, है ना। तो अगर ये तिर्यक रेखा है तो हम जानते हैं ये और ये कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है ना। और अगर हम इसको ध्यान से बस समझते चलना, इसको समांतर चतुर्भुज माने तो ये एक तिर्यक रेखा होगी। तो अगर ये एक तिर्यक रेखा होगी तो ये और ये संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर हम इसको x बोलें तो ये भी x होगा, और अगर हम इसको x बोल रहे हैं तो ये भी x होगा। तो इसका मतलब है कि आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार एक मिनट, ठीक उसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, और दो संलग्न कोण जो होंगे, जैसे ये कोण और ये कोण का योग हमेशा 180 होगा। कोई भी दो कोण, ये कोण संलग्न होने चाहिए। इसी तरह से ये कोण और ये कोण, तो दो कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 होगा। तो दिस इज समांतर चतुर्भुज। ओके, क्लियर है। अच्छा, अगर हमें समांतर चतुर्भुज कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल का और त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी लाइन बोला है कि समांतर चतुर्भुज, आप लोग ने पढ़ा है जैसा कि सर्वांगसम पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं। सर्वांगसम का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप एक आकृति को दूसरी आकृति पर रख सको, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम। जैसे एक सेकेंड, इसको हटा सकते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हम सर्वांगसम त्रिभुज बोल रहे हैं तो मतलब सर्वांगसम का बेसिक मतलब क्या होता है। सर्वांगसम का बेसिक मतलब होता है कि जैसे अगर हम कहीं ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो एकदम एक जैसी होनी चाहिए। जैसे 1-1 रुपए के एक जैसे सिक्के हों, तो उसको हम एक दूसरे को उसके ऊपर रख दें तो आप एक दूसरे की आकृति पहचान नहीं सकते हो। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि ये एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर, इसको अगर इसके ऊपर रख सको और एक दूसरे के ऊपर ये दिखे ना, तो हम कहेंगे एकदम क्या है, वो एक सर्वांगसम है। तो आपको बेसिक मतलब पता है कि सर्वांग क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब ये जितना जगह घेर रहा है, जितनी जगह ये जमीन पर घेर रहा है, जहाँ रखे हो, उसी के क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उसका सर्वांगसम चीज़ है, मतलब एक दूसरे के उसका क्षेत्रफल, ठीक है, उसका क्षेत्रफल। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर दो चीज़ सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो त्रिभुज या दो कोई भी आकृति सर्वांगसम है, कुछ भी हो, है ना, सर्वांगसम है, तो इसका मतलब उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे,
है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, ये चीज़ अगर समझ में आ गई कि सर्वांगसम है तो दोनों क्षेत्रफल उसके बराबर होंगे। अच्छा, लेकिन इसका उल्टा नहीं सही है, उसका वाइस वर्सा सही नहीं होगा। मतलब अगर दो आकृतियों के, जैसे हम कहें कि मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक चतुर्भुज है, तो पॉसिबल है कि देखिए पॉसिबल है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो। कैसे पॉसिबल है? हम कहें कि मान लो इसके आधार है 3 और इसका है ये 6, ठीक है, ऊंचाई है 6, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे? हाफ आधार कितना है? 3, ऊंचाई कितनी है? 6, तो काटोगे 2 3 9 आ जाएगा। हम कहें कि ये एक स्क्वायर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो भी 9 आएगा, तो क्षेत्रफल तो बराबर आ रहा है। लेकिन क्या इसको इसके ऊपर रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक चीज़ हम लोगों ने समझ लिया कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल पक्का बराबर होंगे। अगर त्रिभुज त्रिभुज ना बोलो, कोई भी आकृति है, अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम है, क्या है? सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम, समझ में आ गया ये? अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोगों ने क्या सीखा। पहले हम लोगों ने सीखा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दो त्रिभुज अगर कोई भी त्रिभुज समांतर है, समांतर चतुर्भुज कब कहलाता है? जब हम ऐसा कुछ बनाएं तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर हो, मतलब ये दोनों, ये और ये बराबर हो और समांतर हो, ये और ये बराबर हो, समांतर हो, और आमने सामने के कोण बराबर हो, ये और ये बराबर हो, जैसे ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, और हमने क्या पढ़ा? संगत कोण जो होंगे आपस में, ये कोण या ये कोण या ये कोण या ये कोण का योग 180 होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा मुझे लगता है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि जैसे हम कोई भी त्रिभुज को उभयनिष्ठ आधार से, दो समांतर चतुर्भुज है या दो आकृतियाँ हैं, दो समांतर चतुर्भुज ही रख लो, दो चतुर्भुज रख लो, समांतर मत बोलो, दो चतुर्भुज हैं तो उनके उभयनिष्ठ आधार क्या होंगे और दो समांतर रेखाओं के बीच क्या होगा। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हमने एक चतुर्भुज बनाया, जैसे मान लो हमने एक चतुर्भुज कुछ ऐसा बनाया, ये, ठीक है, तो इसमें A B C D, ठीक है। एक चतुर्भुज और बना दो, जैसे मान लो हमने एक चतुर्भुज और बनाया, ये ऐसे, ठीक है, ABFG या GF जो भी है। अच्छा, इसमें हम कहें क्या, ABCD और ABFG उन दोनों का जो उभयनिष्ठ आधार जो है वो उभयनिष्ठ है, या दोनों का जो आधार है वो थोड़ा यहाँ से बन गया है, एक बार फिर से बना देता हूँ, एक बार फिर से जल्दी से बना देते हैं। जैसे मान लो एक चतुर्भुज ये हो गया समांतर चतुर्भुज कोई भी, और एक हो गया ये, ठीक है। तो आधार तो एक ही है AB, तो उभयनिष्ठ आधार है, लेकिन ये दोनों के दोनों चतुर्भुज दोनों एक समांतर रेखा के बीच में नहीं है। इसकी रेखा ये है, इसकी रेखा ये है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों चतुर्भुज एक समांतर रेखा के बीच में, लेकिन दोनों का जो आधार है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। ऐसे कभी कभी हो सकता है कि जैसे अगर मैं एक और बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने मान लो ऐसे बनाया कि एक ऐसे बनाया, ठीक है, ये है ना, और एक बना लिया मान लो ऐसे, तो ये है ABCD, है ना, ये है EFG। तो हम कहेंगे कि दोनों के त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है ना, AB कह सकते हो और DC के बीच में, लेकिन दोनों का जो आधार है वो उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि एक आधार AB है और एक आधार EF है। समझ में आ रहा है? तो उभयनिष्ठ आधार मतलब एक ही आधार हो और दोनों एक ही त्रिभुज के दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो हम कहेंगे, ये शब्द यूज़ किया जाता है, उभयनिष्ठ आधार दो समांतर रेखाओं के बीच के आकृतियाँ। तो मैं जाऊँगा उस पर, आपको समझाऊँगा यहाँ पे। इसमें अगर आप देखो ध्यान से, तो इसमें आप यहाँ पे देखो तो यही बात की गई है कि
जैसे इसमें देखो दिखाया गया है कि नीचे दी हुई आकृतियाँ देखो, जैसे इसमें DC आधार है, DC उभयनिष्ठ आधार है, इसमें SR उभयनिष्ठ आधार है, इसमें BC उभयनिष्ठ आधार है, इसमें DC उभयनिष्ठ आधार है ना। तो लेकिन दोनों की समांतर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। लेकिन इसमें देखो, इसमें DC और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दोनों आकृतियाँ हैं, है ना। बस, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा नहीं बताना मुझे, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर आपका दिया है, कहाँ गया, एक्सरसाइज 1 जो है वो इसी पे है। लिखा है निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं, ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दो समांतर रेखाओं के लिखिए। अब जैसे हम पहला बता दें आपको, इसमें अगर हम देखें ABCD, तो इसमें हम कहेंगे DC उभयनिष्ठ आधार है और दो समांतर रेखाएं कौन सी हैं, DC और AB, है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको फिफ्थ वाले में देखो, तो एक ABDQ है और एक है ABCD। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला ये वाला ये है, तो इसमें देखो ABQD है और एक है ABCD है। इसमें देखो आधार AD है, आधार AD उभयनिष्ठ है और दो समांतर रेखाएं कौन सी हैं, AD और BQ। ठीक है, क्लियर है। ऐसे किसी में नहीं होगा, किसी में होगा। जैसे इसमें देखो सेकंड वाले में उभयनिष्ठ आधार है लेकिन दो समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, एक MN अलग है और PQ अलग है। तो बस इतना करते हैं, आप ये एक्सरसाइज 9.1 करके दिखाइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरा शाम तक और आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं आया हो तो उसको आप आंसर करके बताइएगा। ठीक है।